એથી લગાની ગયો हाजी लक्ष्मी, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेरिवेटिव का सेकंड क्लास है। हमने लास्ट क्लास में डेरिवेटिव स्टार्ट किया था। मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आया होगा बेटा। डेरिवेटिव में हमने स्टडी किया था प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट किया था। तो इसमें मैंने बताया था कि प्राइसिंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो प्राइसिंग की कैलकुलेशन करने की मैंने तरीका क्या बताया था कि हम जनरली क्या करते हैं, इसकी आज की प्राइसेस को फ्यूचर में उसकी वैल्यू निकालते हैं। अभिषेक गुड मॉर्निंग। और फ्यूचर में प्राइसेस किस रेट से निकालते हैं? रेट से और इंटरेस्ट रेट से, टाइम पीरियड से और स्पॉट प्राइस के बेसिस पे। और उससे अगर दूसरा जो कोई डिफरेंट करेगा तो आर्बिट्रेज किया जा सकता है। आर्बिट्रेज का मतलब हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो यह चीज़ें मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, एक कंसेप्ट होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? फ्यूचर वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग। प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n, ये आपका फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है। दैट इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴n। और आपका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + r⁴n। यह एक फॉर्मूला होता है। फिर आपका दूसरा क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, फ्यूचर वैल्यू हमने अगर मान लिया जाए कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटू e⁻rt फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, फॉर कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ये कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग के केस में होता है। और प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई e⁻rt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू e⁻−rt। तो ये सारी फॉर्मूलाज है। गुड मॉर्निंग अरुण जी, रोहित गुड मॉर्निंग। ये फॉर्मूला है, इसको मैं यूटिलाइज करूँगा। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिएगा। मैं आज क्वेश्चन कराऊंगा जो लास्ट क्लास में कंसेप्ट मैंने समझाया था, वो सारी क्वेश्चन कराऊंगा। प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को कैसे किस केस में निकालते हैं। तो मैंने कहा था प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, एक तो क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नो इनकम। तो इस केस में प्राइसिंग कैसे निकाला जाता है और आर्बिट्रेज कैसे किया जाता है। दूसरा केस होता है सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम हो तो कैसे होता है? फिर सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग अ नॉन ईल्ड हो तो कैसे निकालते हैं? फिर कैरी टाइप कमोडिटीज के बेस पे कैसे निकाला जाता है? नॉन कैरी टाइप कमोडिटीज के केस में कैसे निकाला जाता है? ये सारे केसेस में हम आज प्राइसिंग हम आपको निकाल के बताएंगे। लेकिन इसके पहले मैं एक क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जिस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इन्होंने कहा कि मिस्टर ब्रेबो गेव अ लोन टू मिस्टर वाई
अमाउंटिंग ₹1,00,000 विद द कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट 12% फॉर 3 मंथ। व्हाट इज द मैच्योरिटी वैल्यू? उन्होंने कहा कि एक पर्सन है, क्वेश्चन नंबर 12, एक पर्सन है जो कि 3 मंथ के लिए लोन दिया। कितने मंथ के लिए? 3 मंथ्स के लिए लोन दिया। कितना लोन दिया? ₹1,00,000, ₹1,00,000 लोन दिया। यहाँ पे ₹1,00,000 लोन दिया, 1,00,000। अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका कितना परसेंट है? गुड मॉर्निंग रेणुका, अंकिता गुड मॉर्निंग। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। तो भाई यहाँ पे 3 महीने के बाद यहाँ पे क्या वैल्यू होगा? तो यू हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू। आपको क्या निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू क्या होता है? फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू e⁻RT। कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग में तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं। e⁻, आपके पास कितनी है बेटा बताइएगा? 1,00,000 रुपीज है। e⁻R रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 12% है, और यहाँ पे 3/12। तो आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1,00,000 इंटू e⁻0.03। तो मैंने आपको कहा था कि e⁻0.03 की वैल्यू को कैसे निकालोगे? तो e⁻0.03 की वैल्यू, तो e की वैल्यू मैंने बताया था 2 पॉइंट, क्या बताया था मैंने? e की वैल्यू मैंने कितना बताया था बताइए आप? लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था 2.718। e की वैल्यू क्या हो जाता? 2.718। एक तो 2.718 करके बनाइए, और हम क्या करते हैं? दूसरी क्या तरीका है? 0.03 डिवाइडेड बाई 0.03 4096 से डिवाइड करेंगे। हमेशा 4096 से डिवाइड करें, हमेशा। उसके बाद हम 1 ऐड करेंगे 0.03 में 4096 को डिवाइड किया गया। फिर आपको क्या करेंगे? इंटू इक्वल टू ये कितने बार करेंगे? 12 टाइम्स। ये 12 टाइम्स करेंगे। तो आप बताइए रोहित, अंकिता, रेणुका, इसकी वैल्यू कितना होगा? 0.03 की वैल्यू निकाल के बताओ तो भाई। लक्ष्मी, अभिषेक बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e⁻0.03? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ e⁻0.03? बताओ भाई, क्या वैल्यू आएगा? e⁻0.03 की वैल्यू कितना होगा बताइए आप? कितना होगा? e⁻0.03 की वैल्यू कितनी होगी बताइए? कैलकुलेट करो तो भाई। e⁻0.03 की वैल्यू $1.0345 1.0345। ये रोहित ने निकाला, आप लोग बताओ। अरुण जी, अंकिता, रेणुका, लक्ष्मी, बताओ भाई, सारे बताओ। ये आपको आप लोग की कैलकुलेशन आ रही है बेटा? क्या आप लोग कैलकुलेट कर दिए इतना? यहां पे होता है 1.03045।
तो 1.03045 इंटू 1 लाख, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? हाँ जी, बहुत अच्छा बेटा, लक्ष्मी ने करेक्ट आंसर बताया 1 लाख। हाँ, रेणुका ने भी करेक्ट आंसर बताया। सबने निकालना जानना जरूरी है। ये वैल्यू है, यह वैल्यू हो गए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई? दूसरा क्वेश्चन क्या है? ये आपकी वैल्यू आ गई। मिस्टर हरी इज गोइंग टू रिसीव ₹8,000 ऑन जिन्फो स्टॉक 3 months फ्रॉम नाउ। What would like to be know the present value of the dividend risk free continuous rate is 16%। आप बताइए। अब उनकी क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 30 नंबर। 30 नंबर में क्या है क्वेश्चन में आपका? यहाँ पे मिस्टर हरी इज गोइंग टू रिसीव आफ्टर 3 month, 3 month के बाद वो कितना पैसा रिसीव करना जा रहा है? कितनी? ₹8,000, ₹8,000 रिसीव करने जा रहा है। 8,000। अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट उन्होंने कितना बताया? 16% पर एनम, 16% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 16% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। आफ्टर 3 month वैल्यू दिया है, तो यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको निकालनी है प्रेजेंट वैल्यू। तो मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई e⁻RT। हम डिवाइड करते हैं, तो बताइए आप e⁻RT, तो हम क्या लिखेंगे? 8,000, यहाँ पे 8,000 e⁻0.16 3/12, तो ये क्या होगा? 0.16 डिवाइड 4 करेंगे तो e⁻0.04 हो जाएगा। तो आप बताइए 8,000 e⁻0.04 की वैल्यू बताओ कितना होगा? क्वेश्चन यहां से है, ये वाली क्वेश्चन है, और बुक में आपको 30 नंबर क्वेश्चन दिखेगा फॉरवर्ड एंड फ्यूचर डेरिवेटिव में। तो यहां पे इसकी वैल्यू कितना होगा? और रोहित ने निकाल लिया। रोहित ने कहा सर 1.04081, 1.04081 रोहित ने मल्टीप्लाई करके भी निकाल दिया। $1.04081, तो बताइएगा 8,000 डिवाइडेड बाई 1.04081, तो ये हो जाएगा आंसर आपका हो जाएगा ₹7686.32। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, ये मैंने आपको समझाया, एक जनरल बेसिक कंसेप्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। हम प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम जान रहे हैं। प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, प्लीज आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? देखो, ए लिमिटेड अ कंपनी दैट हिस्टोरिकली हैज नॉट पेड एनी डिविडेंड, कोई डिविडेंड नहीं पे करा, एंड हैज नो प्लान टू डू सो इन फ्यूचर, कोई डिविडेंड देने की प्लान भी नहीं है। इज करंटली बीइंग कोटेड एट अ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ₹60,
अभी ये स्टॉक कितने में कोट किया जा रहा है, ₹60 में कोट किया जा रहा है। यू विश टू इंटर इनटू द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द मैच स्टॉक मैच्योरिंग 3 मंथ। टाइम पीरियड आपके पास कितनी है, 3 मंथ के बाद आप फेयर फ्यूचर प्राइस निकालना चाहते हैं। फेयर फ्यूचर प्राइस रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपके पास कितनी है, 8% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। तो यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइसेस। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फ्यूचर प्राइसेस टू बी। फ्यूचर प्राइस क्या होगा, इफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वेयर प्राइस्ड ₹64, अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है ₹64, व्हाट एक्शन यू नीड टू टेक। एंड अगर 61 है तो क्या होगा, आपको सबसे पहले फेयर फ्यूचर प्राइस निकालनी है और फिर आपको बताना है कि अगर मार्केट प्राइस आपका होगा, अगर एक्चुअल प्राइस होगा, एक्चुअल प्राइस उन्होंने कहा कि 64 होगा तो आप कैसे एक्शन लोगे। तो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस आपका क्या होगा, दूसरे केस में क्या होगा, एक्चुअल प्राइस उन्होंने कहा कि 61 होगा तो कैसे एक्शन लोगे आप। तो हमने पिछले क्लास में आपको एकदम लॉजिकली ये सारी चीज़ें मैंने समझाया था कि अगर एक्चुअल प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइसेज, एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेज में डिफरेंसेज हो तो कैसे हम डिसीजन लेते हैं। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेज एक्चुअल प्राइसेज में हो तो कैसे डिसीजन लेते हैं। तो पिछले क्लास का वो प्राइवेट नहीं है, वो क्लास ऑलरेडी ओपन है, तो आप लोग क्या करना, उसको समझना, पिछले क्लास को देखना। वो पिछले फर्स्ट क्लास में कभी भी प्राइवेट नहीं करता। तो ये सारी तरीका मैंने बताया था कि क्या डिसीजन आप लेते हैं। तो उसी लिए आपको मैंने ये क्वेश्चन में क्या बोला कि इस केस में क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का मैं आंसर देखना जा रहा हूँ। आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14, आपकी ये स्पॉट प्राइस क्या है, यहाँ पे स्पॉट प्राइस ₹60 है, 60। टाइम पीरियड कितनी है, 3 मंथ्स है, 3 मंथ। और आपको फेयर फ्यूचर प्राइस निकालने के लिए पूछी गई है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर एक्चुअल प्राइस ₹64 है तो क्या होगा, और एक्चुअल प्राइस 61 है तो क्या डिसीजन लोगे। तो मैंने क्या कहा था कि आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना पड़ेगा। 8% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट है। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस को निकालने के लिए मैंने आपको एक तरीका बताया था। फेयर फ्यूचर प्राइस, स्पॉट प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू निकालो, फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये जो प्राइसेज है इसको मैं यहाँ लाना है। तो यहाँ पे ₹60 e⁻0.08 डिवाइडेड बाई 12 × 3, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 60 × e⁻0.02, तो 0.02 की वैल्यू कितना होता है, 60 × 1.0202, तो ये वैल्यू होता है। ये निकालना आप तो जानते ही हैं, 1.0202 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो 60 × 1.0202 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 61.212, ये 61.212 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, ₹61.212 लिखेंगे, 61.212 लिखेंगे, 61.212 लिखेंगे। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस हमारे पास कितना हो गया, 61.212। नाउ यू हैव टू गिव द डिसीजन। अगर 64 होगा तो क्या डिसीजन होगा, अगर 61 होगा तो क्या डिसीजन होगा। तो 64 होगा तो क्या डिसीजन देंगे, 61 होगा तो क्या डिसीजन देंगे। तो यहाँ पे मैंने पिछले क्लास में बताया था, डिसीजन टेबल हम बनाते हैं। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट फाइंड द डिसीजन टेबल। डिसीजन टेबल में क्या लिखना है भाई, हम लिखेंगे फेयर फ्यूचर प्राइस, फिर क्या लिखते हैं, एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फिर क्या लिखते हैं, वैल्यूएशन, फिर क्या लिखते हैं, स्पॉट एक्शन, स्पॉट में आप क्या एक्शन लोगे, फिर क्या लिखते हैं, फ्यूचर एक्शन, फिर क्या लिखते हैं, आर्बिट्रेज गेन। अब सुनिएगा, यहाँ पे जो मैंने पिछले क्लास में मैंने समझाया था, यहाँ पे
ये टेबल बना के पिछले क्लास में मैंने समझाया था। हाँ जी रोहित, एकदम करेक्ट। तो ये टेबल बना के मैंने आपको फेयर अंडरलाइंग एसेट्स, तो यहाँ पे जब मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, बताया था, तो उसका मैंने लॉजिकली बताया था कि भाई मैंने यहाँ पे क्यों बाई और क्यों सेल किया, क्यों प्रॉफिट हुआ, क्यों सेल, क्यों बाई किया, क्यों प्रॉफिट होगा। ये बार बार मैं आपको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है। फर्स्ट क्लास आप देखिएगा, हम बैंक से क्यों बोरो करते हैं, बैंक में क्यों डिपॉजिट करते हैं, ये सारी की रीजन मैंने यहाँ पे बताया था, सेकंड केस और फर्स्ट केस का। तो प्लीज़ आप लोग जो जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लेंगे और उसके बेस पे डिसीजन है। फेयर फ्यूचर प्राइस हमारे पास कितना है 61.212। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 61.212 लिखेंगे। और यहाँ पे एक्चुअल फ्यूचर प्राइसेस कितनी है 64 है और 61 है, दो केसेस इनको दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चन। अब जब 64 है तो इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन में क्या कहते हैं, स्पॉट पे हम बाई करते हैं, अब फ्यूचर में क्या करते हैं, सेल करते हैं। अब इसकी रीजन मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से मैंने समझाया था, क्यों बाई करोगे, क्यों सेल करोगे। क्योंकि बाई करोगे तो आप बैंक से लोन लोगे, बैंक से लोन लेके बाई करोगे तो 61.212 बैंक को देना पड़ेगा, और फ्यूचर में सेल करोगे तो 64, तो गेन कितना हो जाएगा 64 माइनस 61.212, 64 माइनस, तो आपको यहाँ पे गेन हो जाएगा -64 करोगे तो कितना हो जाएगा 2.788 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, 2.788 का प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे 61.212 होना चाहिए, 61 है तो कम है तो इसको कहेंगे अंडर वैल्यूएशन। इसको क्या कहेंगे, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन के केस में यहाँ पे सेल कर देते हैं, अब बैंक फिर बाद में फ्यूचर में क्या कर लेते हैं, बाई कर लेते हैं। तो सेल करेंगे तो आपको मिलेगा 61.212 माइनस 61, तो आपको गेन कितना हो जाएगा 0.212 का गेन हो जाएगा। तो दिस इज द वे यू हैव टू गिव द डिसीजन, हाँ जी एक्सक्यूज मी, हाँ जी समझ आ गया बेटा आप लोग को। रोहित, रेणुका, अंकिता, लक्ष्मी, अभिषेक, अरुण जी, ये एकदम अच्छे से समझ आ गया। ये पिछले क्लास का रिवीजन है बेटा, जस्ट मैंने पिछले क्लास में जो बताया था उसका रिवीजन मैं बता रहा हूँ। हाँ जी समझ आ गया रोहित, अंकिता, रेणुका, लक्ष्मी, पल्लवी, ये क्लियर हो गया बेटा। चलिए, हाँ जी चलिए, ये पिछले क्लास का रिवीजन है। अब हमने बताया था ये क्या सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नो इनकम। ये कौन सा केस था बेटा, सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग नो इनकम, ये पहला केस है, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नो इनकम। अगर बीच में कोई इनकम नहीं है तो इस तरह निकालते हैं डायरेक्ट, जो पिछले क्लास में जस्ट ऐसे ही मैंने समझाया था। दूसरा केसेस क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम। अब सुनिए, दूसरी केसेस क्या है, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम, तो व्हाट इज द सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग, कोई बात नहीं अरुण जी, प्रीवियस क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे है, आपको लिंक भेजा गया है, नहीं लिंक होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं सेंड कर दूंगा अगेन। ये आपको प्रीवियस क्लास के बेसिस पे ही बनाया गया है, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा समझने का, यदि नहीं समझ आएगा तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। अब सुनिए, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन कैश इनकम। नॉन कैश इनकम का मतलब क्या होता है, सुनिएगा यहाँ पे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉन कैश इनकम का। यहाँ पे सपोज कीजिए आपको 100 रुपया स्पॉट प्राइस है और ये टाइम पीरियड आपको 6 मंथ है, 6 मंथ आपको टाइम।
हियर यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइसेस, हियर यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइसेस। तो आपको यहाँ पे मान लो कि बीच में आपको 3 मंथ के बाद या 2 मंथ के बाद या 4 मंथ के बाद आपको कुछ कैश इनकम मिल गया। मान लीजिए आपको 8 रुपया कैश इनकम मिल गया, 8 रुपीज। यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया रहता है, सपोज कीजिए 8% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। तो सुनिएगा एकदम अच्छे से फॉर्मूला को लॉजिकली समझिएगा। ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, ये मैंने इन्वेस्टमेंट किया। इस इन्वेस्टमेंट के कारण ही ये वाला प्रॉफिट हुआ, इस इन्वेस्टमेंट के कारण ही ये वाला प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे लेकर आ जाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम, कैश इनकम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम। मान लीजिए ये 8 रुपया है तो 8 का प्रेजेंट वैल्यू तो कम ही होगा ना, 8 का प्रेजेंट वैल्यू। तो हम सपोज कीजिए ये ₹6 हुआ, ये ₹6 हुआ। तो अपने आप को कितना इन्वेस्टमेंट मानते हैं, अपने आप को कितना इन्वेस्टमेंट मानते हैं? हम मानते हैं कि 100 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, उस 100 रुपये का कारण 6 रुपया हमें मिल गया। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 94 रुपीज़ हुआ, हमारी इन्वेस्टमेंट 94 रुपीज़ हुआ। तो इस 94 पे हम e⁻rt करते, e⁻rt। तो इन दिस केस व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर द फेयर फ्यूचर प्राइसेज? इन दिस केस व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फेयर फ्यूचर प्राइसेज? तो फेयर फ्यूचर प्राइसेज इस केस में क्या होता है? S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम इनटू मैंने क्या किया, e⁻rt किया, e⁻rt। तो यहाँ पे मैंने 6 रुपया जो प्रेजेंट वैल्यू कैश इनकम उसको माइनस किया था ना, उसको माइनस करके 94 का ही फ्यूचर वैल्यू निकाला था। तो यही माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम। तो इन दिस केस यू हैव टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम। तो क्वेश्चन क्या है, उस क्वेश्चन को समझिएगा। ये क्वेश्चन नंबर है आपका 15, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। प्लीज लुक एट द क्वेश्चन। ABC इज कोटेड द मार्केट ₹40, 40 रुपया भी कोट किया गया। ABC का स्टॉक प्राइस कितनी है? ₹40 है, 40 है। मंथ 6 मंथ कंट्रैक्ट 100 शेयर। उन्होंने एक शेयर के बारे में नहीं कह रहा है, वो टाइम पीरियड वो कह रहा है कि भाई टाइम पीरियड जो है वो 6 महीना है, 6 मंथ है। आज 6 मंथ के बाद उनको प्राइस की कोट करनी है, 6 मंथ। कितने शेयर पे? तो एक शेयर पे नहीं, 100 शेयर पे। तो 100 शेयर का प्राइसेस कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? फिर देखिएगा, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी है? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिस्क फ्री इंटरेस्ट 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग दिया हुआ है, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। ABC लिमिटेड सर्टेन टू पे डिविडेंड 2.5 पर शेयर 3 मंथ फ्रॉम नाउ। उन्होंने कहा कि भाई आज से 3 महीने के बाद, 3 मंथ के बाद ABC कंपनी आपको शेयर देगा, डिविडेंड देगा, डिविडेंड कितना देगा? 2.51 पे। तो 100 शेयर पे कितना देगा? 250। ये आपको डिविडेंड मिलेगा, ये आपको डिविडेंड मिलेगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि व्हाट विल बी द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, प्राइस क्या होगा? दैट इज द फेयर फ्यूचर प्राइसेज आपको निकालनी है, क्या होगा फेयर फ्यूचर प्राइसेज। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि 4100 है तो क्या डिसीजन लोगे, 3800 है तो क्या डिसीजन लोगे। तो आपको क्या करनी है, यहाँ पे 4100 और यहाँ पे 3800, अगर डिसीजन क्या लोगे ये बताना है, ये बताना है। 4100 होगा तो क्या डिसीजन लोगे, 3800 होगा तो क्या डिसीजन लोगे। यू हैव टू कैलकुलेट दिस, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप, जब भी कैश इनकम हो, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग कैश इनकम हो, तो सबसे पहली स्टेप में हम क्या करते हैं? स्टेप 1 में क्या डिसीजन देते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू। तो भाई 250 रुपया है आपको यहाँ पे e⁻0.123/12।
तो ये आपको कितना होगा 250 डिवाइडेड बाई ई टू दी पावर 0.03, तो ये हो जाएगा ₹250 डिवाइडेड बाई 1.03045। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए आप। 250 माइनस डिवाइड 1.03045, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी आपको ₹242.61। हाँ जी बेटा, क्लियर हो गया। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम कितना हो जाएगा 242.61, ये आपका कैश इनकम हो गया। कैश इनकम 241.61। अब स्टेप सेकंड में आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे स्टेप सेकंड में ये वाली फॉर्मूला लगाएंगे, दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो कैलकुलेशन ऑफ स्टेप सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस, फेयर फ्यूचर प्राइस, कैलकुलेशन ऑफ फेयर फ्यूचर प्राइस। तो फेयर फ्यूचर प्राइस क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइसेस का क्या फॉर्मूला निकलेगा। तो फेयर फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला होता है S0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम इंटू ई टू द पावर RT। तो आपकी S0 कितना था, ₹4000। कैश इनकम कितना आया था बताइए आप। कैश इनकम हमारे पास था यहाँ पे 242.61 इंटू ई टू दी पावर 0.126/12। तो ये आपको कितना हो जाएगा बताइएगा। 4000 माइनस 242.61, ये आपका कितना हो जाएगा 3757.39 इंटू ई टू दी पावर 0.06, 375739 इंटू। अब देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ई टू डी पावर, यहाँ पे ई टू डी पावर 0.06 की वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालेंगे। फर्स्ट में आप लिखेंगे 0. कैलकुलेटर में 0.06, सेकेंड में 0.06 डिवाइडेड बाई 4096। उसके बाद हम क्या करते हैं 1 प्लस 0.06 डिवाइडेड बाई 4096। फोर्थ में हम क्या करते हैं इंटू इक्वल टू, ये आप कितने बार करते हैं 12 टाइम्स करते हैं, 12 टाइम्स। ये इंटू इक्वल टू कितने बार करते हैं 12 टाइम्स करते हैं। तो रोहित ने इसका आंसर भी निकाल दिया 1.0618 इंटू 1.0618। तो आपके पास कितना आ गया ये 3990। बहुत अच्छा बेटा 3990। अब नाउ यू कैन गिव द डिसीजन 3990। तो डिसीजन टेबल यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप। यू हैव टू गिव द डिसीजन। तो डिसीजन टेबल आप क्या लिख सकते हैं बताओगे। डिसीजन टेबल आपके पास जो डिसीजन होगा वो क्या होगा। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि फेयर फ्यूचर प्राइस लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं हम, उसके बाद फेयर फ्यूचर प्राइसेस, फिर क्या लिखते हैं एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, उसके बाद क्या लिखते हैं हमारे पास वैल्यूएशन आ जाता है। फिर क्या होता है स्पॉट एक्शन होता है। स्पॉट एक्शन क्या होगा। फिर क्या होता है फ्यूचर एक्शन। फ्यूचर एक्शन क्या होगा। फिर क्या होता है आर्बिट्रेज गेन क्या होगा। आर्बिट्रेज गेन क्या होगा। अब बताइएगा फेयर फ्यूचर प्राइसेस कितना 3990। यहाँ पे हम डिसीजन देंगे 3990।
अब बताइए एक्चुअल प्राइस क्या है हमारे पास। एक्चुअल प्राइसेस उन्होंने कहा कि अगर 4100 है तो क्या, 3800 है तो क्या। यहाँ पे 4100, यहाँ पे 3800, तो होना चाहिए था प्राइस 3990। प्राइस कितनी है, 4100 है। होना चाहिए था 3990, प्राइस कितनी है, 4100 है, तो ज़्यादा है। तो इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन। ओवर वैल्यूएशन। तो स्पॉट पे हम क्या करेंगे, बाई करेंगे। फ्यूचर में क्या करेंगे, हम सेल करेंगे। गेन कितना हो जाएगा बताइएगा, 4100 माइनस 3990, तो आपको कितना फायदा हो जाएगा, 4100 माइनस 3900, 3990, 4100, तो कितना हो जाएगा, 110 का आपको फायदा हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 3990 होना चाहिए था, 3800 कम है, तो इसको कहेंगे अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेल करते हैं और यहाँ पे बाई करते हैं। तो इसकी लॉजिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइएगा आप, 3990 माइनस 3800, तो कितना हो जाएगा, 190 की गेन हो जाएगी, 190 की आर्बिट्रेज गेन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। रोहित, अभिषेक, अरुण जी, रेणुका, अंकिता, पल्लवी, लक्ष्मी, बता बेटा। लक्ष्मी का रिएक्शन नहीं आ रहा है। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। हाँ जी, क्लियर हो गया। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, बताइए। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग, देख अब आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरी क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन प्लीज देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या है, इफ अ लर्निंग पॉइंट लिमिटेड प्रोवाइडेड अ, एक मिनट बेटा, हाँ भैया। अच्छा, हम थोड़ा देर के बाद बता गए, क्लास में नहीं हम। चलो बेटा, चलिए 16 में स्टार्ट करते हैं बेटा। 16, इफ लर्निंग पॉइंट लिमिटेड प्रोवाइडेड डिविडेंड यील्ड 4%, डिविडेंड यील्ड, इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड आपको देखना है यहाँ पे, डिविडेंड यील्ड, ये आप लोग अच्छे से समझना। 16 नंबर क्वेश्चन, डिविडेंड यील्ड आपको क्या है, 4% है। आपने जहां पे इन्वेस्टमेंट किया वहां से आपको रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है कितना, 4%। डिविडेंड यील्ड का मतलब आपके पास रिटर्न आ रहा है 4%। द करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इज 500, स्टॉक प्राइस आपको कितनी है, 500 है, इस बात को समझिए। और कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 8%, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ 3 month फ्यूचर कंट्रैक्ट,
आपको 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आपको निकालना है, 3 मंथ फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है। फेयर फ्यूचर प्राइसेस आपको क्या होगा, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर 510 प्राइस होगा तो क्या होगा, अगर 490 प्राइसेस होगा तो क्या होगा। अब सुनिएगा, आपने कहीं से पैसा लोन लिया 8% पे और कहीं पे इन्वेस्ट किया, 8% पे लोन लिया, इन्वेस्ट किया, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ से आपको रिटर्न मिला 4%, वहाँ से रिटर्न मिल गया 4%, 4%। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना होगा आपको, 8% लोन लिया और इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न 4% आया, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे आपको रिटर्न कितनी हो गई, 4%। तो इफेक्टिव कॉस्ट तो आपको 4% ही होगा ना, इफेक्टिव कॉस्ट 4% ही होगा। तो 4% होगा, तो इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइसेस का क्या फॉर्मूला होता है, फेयर फ्यूचर प्राइसेस S0 इंटू ई टू डी पावर R माइनस डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड इंटू टी कर देते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे S0 आपके पास S0 आपके पास 500 है, ई टू डी पावर हमने 8% पे लोन लिया, जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ से 4% मिल गया। हमें 8% से लोन लिया, जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे आपको कितना परसेंट मिल गया, कितना परसेंट, 4%, और यहाँ पे क्या होगा 3/12 हो जाएगा। लॉजिकली बताइए यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा गया, R माइनस डिविडेंड यील्ड, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है लक्ष्मी, अंकिता, R माइनस डिविडेंड यील्ड क्यों लिखा गया, क्योंकि हमने इन्वेस्ट किया लोन लेके 8% पे, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे 4% रिटर्न आ गया। हमने इन्वेस्ट किया 8% पे, और जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ से 4% का रिटर्न आ गया। हम 8% पे इन्वेस्ट किए, जहाँ पे इन्वेस्ट किया वहाँ पे 4% का रिटर्न आ गया, तो हमारे 8% और यहाँ पे 4% का रिटर्न, तो हमारे पास आपको कितना, इतना आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा। तो जहाँ पे आपको सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड होता है, सिक्योरिटीज प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड, तो आपको इस केस में क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड। तो इस केस में सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड, इस केस में आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा, S0 इंटू ई टू डी पावर R माइनस यील्ड परसेंटेज इंटू टी होता है, इंटू टी होगा, इंटू टी। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, कौन सा क्वेश्चन नंबर था बताइए, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 16 नंबर क्वेश्चन था। 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 16 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि भाई एक आपको 3 मंथ पीरियड के लिए एक फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालनी है। स्पॉट प्राइस आपको कितनी है, ₹500 है, 500 है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको कितनी है, 8% है, और डिविडेंड यील्ड कितनी है, डिविडेंड यील्ड आपको रिटर्न कितनी है, 4% है। तो आप बताइए फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा, फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा वो बताना है। ये क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का नहीं है, मेरे मटेरियल का है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है एक्चुअल प्राइसेस क्या क्या है, एक्चुअल प्राइसेस 510 हो तो क्या डिसीजन देंगे, 490 हो तो क्या डिसीजन देंगे। तो 510 और 490 हो तो क्या डिसीजन देंगे, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस बतानी है, तो यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइस। तो यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइस होगा, तो स्पॉट प्राइस आपके पास कितनी है, 500 है, स्पॉट प्राइस 500 है, इंटू ई टू डी पावर R का मतलब क्या, 8%, यहाँ पे 0.08 माइनस यील्ड रिटर्न 0.04, टाइम क्या होगा 3/12, इस तरह हम निकालेंगे। अजय जी क्वेश्चन हमारी, आपको मैं कैसे बताऊं, मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने अपनी ऐप में अपलोड किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी ऐप से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
मैंने तो सब कुछ आपको मेरी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे रखा हुआ है, आप लोग मेरी ऐप को यूज नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 0.04 इंटू 3/12, तो अल्टीमेट ये आपको हो जाएगा 500 इंटू e⁻0.01, 500 इंटू e⁻0.01। तो आपको यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा बताइएगा। फेयर फ्यूचर प्राइसेस 500 इंटू e⁻0.01, यहाँ पे 500 इंटू 1.01005, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 इंटू 1.01005, तो ये हो जाएगा रुपीज 505.025, 505.025। अरुण जी बहुत अच्छा बेटा। अब आपको यहाँ पे डिसीजन देंगे, डिसीजन टेबल, डिसीजन टेबल। तो डिसीजन टेबल में क्या होगा, सबसे पहले फेयर फ्यूचर प्राइस, फिर क्या होता है एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फिर क्या होता है वैल्यूएशन, फिर क्या होता है स्पॉट एक्शन, फिर क्या होता है फ्यूचर एक्शन, फिर क्या होता है यहाँ पे आर्बिट्रेज गेन, फिर क्या होगा आर्बिट्रेज गेन। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस हमारे पास 505.025 ये आपकी दी हुई है। अब आप देखो, आप यहाँ पे फेयर फ्यूचर प्राइसेस, एक्चुअल प्राइसेस हमारे पास क्या क्या है 510, 490, यहाँ पे 510, 490, तो 510, 505 होना चाहिए था, 510 है, तो इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन, इसको क्या कहते हैं हम अंडर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन। स्पॉट एक्शन, स्पॉट में क्या एक्शन लोगे, आप बाई करोगे, फ्यूचर में क्या करोगे आप सेल करोगे, और गेन कितना होगा 510 में सेल किया और 505.025 इंटरेस्ट के साथ कॉस्ट लगा, 505.10 तो माइनस 510 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 4.975 का आपका गेन हो जाएगा, 4.975 का गेन हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या करते हैं सेल करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं बाई करते हैं, तो 505.025 माइनस 490, तो माइनस 490 करेंगे तो कितना का आपका हो जाएगा, यहाँ पे 15.025 का गेन हो जाएगा, 15.025 का गेन हो जाएगा। तो इस तरह हमने आपको फॉर्मूला बताया। तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइडिंग नॉन यील्ड, जब कुछ पैसा आपको मिलेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब कुछ पैसा मिलेगा तो ये वाला फॉर्मूला होगा। हाँ जी बेटा, क्लियर समझ आ गया आप लोग को? हाँ जी क्लियर हो गया? हाँ जी अजय, अरुण जी, रेणुका, रोहित, अंकिता, लक्ष्मी, पल्लवी, बताओ ये समझ आ गया? चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने ये वाली क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, ये वाली क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, कैरी टाइप कमोडिटीज अब कंप्लीट करनी है। कैरी टाइप कमोडिटीज, अब सुनिएगा कैरी टाइप कमोडिटीज क्या होता है, ऐसी कमोडिटी की फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालते हैं जिसको आप स्टोर करते हैं, स्टोरेज करने में कोई कॉस्ट लगता है, स्टोरेज करने में कोई कॉस्ट लगता है। तो लॉजिक समझिएगा यार, जब स्टोरेज करने में कॉस्ट लगेगा तो उसका फॉर्मूला क्या हो सकता है, जैसे सुनिएगा कैश इनकम में आपका फॉर्मूला क्या था, कैश इनकम में
आपने अभी 100 रुपया में खरीदा, 500 में खरीदा प्राइस में, ये 6 मंथ का टाइम पीरियड है, सुनिए, और आपको 2 महीने में आपको कैश डिविडेंड मिला था, कैश डिविडेंड। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या समझा था, कैश डिविडेंड आपको 50 रुपये मिला था, तो मैंने कहा कि बेटा इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालो। अब प्रेजेंट वैल्यू मान लो 40 है, सपोज करो 40 रुपीज़ है, तो मैंने कहा था कि ये 40 रुपीज़ है, तो 560 आपका इन्वेस्टमेंट हो गई, हम सॉरी 460 आप इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि ये कैश डिविडेंड मिला आपको। लेकिन अगर कैश डिविडेंड के उल्टा एक्सपेंडिचर हो, एक्सपेंडिचर लाइक स्टोरेज कॉस्ट हो, स्टोरेज कॉस्ट हो, स्टोरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। लाइक गोल्ड को हम परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं और स्टोर करते हैं, तो उसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, दैट इज द सेड टू बी कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट के केस में हम कैसे फेयर फ्यूचर प्राइसेस निकालेंगे कैरिंग कॉस्ट के केस में, तो यहाँ पे जो डिविडेंड हमारे पास इस केस में कैसे फॉर्मूला बनाया था, इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइसेस की फॉर्मूला बनाई थी ES0 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनकम, ये इनकम था तो माइनस किया, ये हमने परचेज किया, इस परचेज करने के कारण ये वाला फायदा हुआ, ये वाला प्रॉफिट हुआ, ये वाला कमाई हुई, तो इसलिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने माइनस किया था, इसकी प्रेजेंट वैल्यू मैंने माइनस किया था, इस इन्वेस्टमेंट के कारण ये वाली कमाई हुई इंटू e⁻RT। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर हो, स्टोरेज कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट हो, तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हमारे पास स्पॉट प्राइस तो होता ही है, यहाँ पे आपको स्पॉट प्राइस के साथ साथ कैश डिविडेंड नहीं होता है, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, कैरिंग कॉस्ट। तो हमने 500 रुपया में खरीदा, इसको स्टोरेज करने में ये कॉस्ट लगा, स्टोरेज करने में ये कॉस्ट लगा, तो इस केस में आपको फेयर फ्यूचर प्राइसेस क्या होगा, तो S0 तो होगा ही, आज की प्राइस तो होगा ही, साथ साथ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट हो जाएगा इंटू e⁻RT। लॉजिक है कि यहाँ पे सर आपने माइनस किया था, यहाँ पे आपने प्लस कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपने माइनस किया था, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, ऐसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ऐसे क्यों कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट, ऐसे इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको खरीदने में कॉस्ट लगा, ये आपको स्टॉक बाई करने में कॉस्ट लगा, और ये आपको रखने में खर्च हुआ, ये आपको खरीदने में कॉस्ट लगा और ये आपको रखने में खर्च हुआ, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड की लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, अजय, रोहित, लक्ष्मी, अरुण जी, अंकिता, पल्लवी, रेणुका, बताओ ये प्रेजेंट में क्यों किया, वो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैरिंग कॉस्ट क्यों हम प्रेजेंट में ऐड करते हैं, क्योंकि ये कॉस्ट है, इसीलिए। इन्होंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, कंसीडर अ 6 मंथ गोल्ड फ्यूचर ऑफ 100 ग्राम, 100 ग्राम का गोल्ड फ्यूचर है, इफ द स्पॉट प्राइस इज ₹600। तो भाई आप यहाँ पे कर रहे हो, यहाँ पे आपकी स्पॉट प्राइस 100 ग्राम का जबकि 600 पर ग्राम है, तो 60,000 रुपये हो जाएगा, 60,000 रुपये हो जाएगा ग्राम। इफ द कॉस्ट ₹3 पर ग्राम फॉर 6 मंथ पीरियड स्टोर गोल्ड। उन्होंने कहा कि भाई आपकी कॉस्ट जो लग रही है, आपकी जो कॉस्ट लग रही है, ये तो आपकी S0 है, लेकिन आपकी जो 6 महीना का स्टोरेज कॉस्ट है, 6 मंथ के लिए जो स्टोर कर रहे हैं, उसके लिए जो कॉस्ट लग रही है, वो कॉस्ट कितना लग रहा है, ₹3 पर ग्राम, ₹3 पर ग्राम फॉर 6 मंथ पीरियड स्टोर, एंड दैट कॉस्ट इज इनकर्ड एट द एंड ऑफ 2 मंथ। ये 2 महीने के बाद, 2 मंथ के बाद आपको ₹3 पर ग्राम कॉस्ट लग रहा है, तो आपको ₹300 आपको कॉस्ट लग गई होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग में कॉस्ट स्टोर करने में ₹3 लग गई। अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट
अगर रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपका 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है तो आपका क्या होगा फेयर फ्यूचर प्राइसेस। तो इस केस में फेयर फ्यूचर प्राइसेस का क्या फॉर्मूला होता है, एस जीरो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्लस हो जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इंटू ई टू डी पावर आर टी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इंटू ई टू डी पावर आर टी होता है, ई टू डी पावर आर टी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर देख करते हैं हम। 17 यहाँ पे S0 100 ग्राम 600 रुपया पर ग्राम, तो ये आपको 60,000 हो जाएगा। टाइम पीरियड 6 मंथ था, 2 महीने के बाद उनको कैरिंग कॉस्ट लग रहा है। 2 महीने के बाद कैरिंग कॉस्ट रुपीज 3 पर ग्राम, तो 100 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, रुपीज 300। आपसे पूछी गई फेयर फ्यूचर प्राइस निकालिए क्या होगा। फिर आपसे कहा गया भाई कि अगर प्राइसेज इतना होगा तो क्या होगा, इतना होगा तो क्या होगा। सुनिए क्या प्राइसेज था लास्ट में आपसे पूछा गया कि अगर प्राइसेज 620 होगा तो क्या डिसीजन दोगे, और 660 होगा तो क्या डिसीजन दोगे। तो 660 और 620 तो 66,000 इतना होगा तो क्या डिसीजन दोगे। यही क्वेश्चन है। तो नाउ यू हैव टू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइसेज। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट आपको 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 12% पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग है। अब सुनिएगा, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पर एनम कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फेयर फ्यूचर प्राइस S0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इंटू ई टू डी पावर आर टी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट ये रुपीज 300 हो गया। ई टू डी पावर आर का मतलब 0.12 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 12 रुपीज 300 डिवाइडेड बाई ई टू डी पावर 0.02 1.0202। तो कितना आ जाएगा बताइए आप, 1.0202 300 डिवाइड 1.0202, तो ये हो जाएगा 294.06। अब नाउ यू कैलकुलेट फेयर फ्यूचर प्राइसेस। फेयर फ्यूचर प्राइस क्या था, AS0 60,000 प्लस 294.06 ई टू डी पावर 0.12 टाइम 6/12, तो 294.06 इंटू ई टू डी पावर 06, 60,294.06 1.0618 प्लस 60,000 इंटू 1.0618 मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज 63,960 हो जाएगा, 960 हो जाएगा। नाउ यू कैन कैलकुलेट द फेयर डिसीजन टेबल। यू गिव द डिसीजन टेबल। अब आपका डिसीजन टेबल क्या होगा, डिसीजन टेबल मैंने हमेशा कैसे बनाया है, फेयर फ्यूचर प्राइस
फिर एक्चुअल फ्यूचर प्राइस, फिर मैंने कहा वैल्यूएशन, फिर स्पॉट एक्शन, फिर मैंने कहा फ्यूचर एक्शन, आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्रेज गेन, ये फॉर्मूला है। तो फेयर फ्यूचर प्राइसेस हमारे पास क्या है, 63,960, 63,960। एक्चुअल प्राइसेस 66,000 है और 62,000 है। यहाँ पे एक्चुअल प्राइसेस क्या है, 66,000 और 62,000। हाउ कैन यू गिव द डिसीजन? यहाँ पे 63,960 होना चाहिए था, 66,000 है, तो इसको कहेंगे ओवर वैल्यूएशन। स्पॉट पे हम बाई करेंगे, अब फ्यूचर में सेल करेंगे। गेन कितना होगा, 66,000 माइनस 63,960, ये हो जाएगा 63,000 63,960। यहाँ पे 2040 का गेन हो जाएगा। यहाँ पे इसको कहेंगे अंडर वैल्यूएशन, इसको यहाँ पे सेल करेंगे और फिर आपको क्या करेंगे, बाई करेंगे। तो यहाँ पे गेन कितना हो जाएगा बताइएगा आप, 63,960 माइनस 62,000, $1960 का गेन हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? 1960 ये आपका गेन हो गया, ये समझ आ गया बेटा? चलिए लक्ष्मी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। 1960 2040 ये क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा? चलिए 1960 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब चलिए एक बात बताइए, आप बताइए, ये सारे क्वेश्चन समझ आ रहा है ना? एक होता है कन्वीनियंस यील्ड। कन्वीनियंस यील्ड का मतलब होता है, एक कंसेप्ट होता है कन्वीनियंस यील्ड। यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड, ये एक रिटर्न रियलाइज करता है इन्वेस्टर जब उसको कोई चीज को कंज्यूम करके एक अलग सा कन्वीनियंस रियलाइज होता है, अलग कन्वीनियंस रियलाइज होता है, उसको कहते हैं कन्वीनियंस। इट इज अ यील्ड रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर ड्यू टू कंज्यूमिंग सम गुड्स ऑन हिज इमीडिएट नीड। इमीडिएट नीड में जो उसको कंजम्पशन पे रिटर्न रियलाइज होता है उसको कहते हैं कन्वीनियंस यील्ड। जैसे मान लो बहुत गर्मी पड़ रही है, आपने फ्रिज खरीदा हुआ है, फ्रिज में आपने स्टोर किया हुआ है कोई आपका सॉफ्ट ड्रिंक, आप गर्मी पड़ रही, बाहर से आए, सॉफ्ट ड्रिंक निकाला, आपने पिया, उसको ड्रिंक किया, तो उससे क्या होगा, एक टाइप का आपका रिलैक्सेशन फील होता है ना, तो दैट इज अ कन्वीनियंस यील्ड। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं, लेकिन वो इजीली आप कंज्यूम करते हैं ड्यू टू स्टोरेज एट योर होम, तो उसको कहते हैं कन्वीनियंस, जो इजीली आप कन्वीनियंस यूज हो जाता है। तो इट इज अ रिटर्न रियलाइज्ड बाय द इन्वेस्टर्स ड्यू टू यूजिंग द सम गुड्स on his immediate need, then this is said to be convenience yield.
it is a return, it is a return realized by investor due to consuming some goods on his immediate need. फेयर फ्यूचर प्राइसेस केस में कैसे निकालते हैं? फेयर फ्यूचर प्राइसेस इज कैलकुलेटेड एज, तो हम क्या करते हैं, S0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि आपने स्टोर किया, इनटू e⁻r माइनस कन्वेनियंस यील्ड इंटू टी, कन्वीनियंस यील्ड इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। S0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इंटू r माइनस कन्वीनियंस यील्ड इंटू टी, ये आपका फॉर्मूला यूज होता है। अब इस पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। इस पे सारी क्वेश्चन दी हुई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 18, नॉन कैरी टाइप कमोडिटीज जिसे कहते हैं, नॉन कैरी टाइप कमोडिटीज। द स्पॉट प्राइस ऑफ स्टील, स्पॉट प्राइस कितनी है? स्पॉट प्राइस 5000 है। स्पॉट प्राइस आपको कितनी है? 5000 है पर टन। द 1 ईयर फ्यूचर प्राइस इज दिस, 1 ईयर फेयर फ्यूचर प्राइसेस की कितनी है? 5802। द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग पर एनम, कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, माने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट आपको दी हुई है ₹250 पर एनम। कंप्यूट द कन्वीनियंस यील्ड, एज्यूम द फ्यूचर प्राइस इज फेयरली प्राइस, ये फेयर प्राइस है। तो आप बताइए क्या होगा कन्वीनियंस यील्ड? कन्वीनियंस यील्ड क्या होगा? रिटर्न क्या होगा? तो यहाँ पे 5802। तो क्वेश्चन है इसमें 80 नंबर क्वेश्चन। यहां पे आपके पास स्पॉट प्राइस 5000 है, फेयर फ्यूचर प्राइस 5802 है, टाइम पीरियड 1 ईयर है, रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट 15% है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्टोरेज कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट आपके पास कितनी है? ₹250 है। तो इस केस में आपको कन्वीनियंस यील्ड बताना है, कन्वीनियंस यील्ड बतानी है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कन्वीनियंस यील्ड के केस में? फेयर फ्यूचर प्राइस S0 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट इंटू e⁻r माइनस कन्वीनियंस यील्ड, कन्वीनियंस यील्ड इंटू टी हो जाता है, इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। तो इस क्वेश्चन में फेयर फ्यूचर 5802 करेक्ट है ना भाई? 5802 ठीक है। अब 250। अब सुनिए, यहां पे उन्होंने कहा क्वेश्चन में कि भाई 5802 अगर मान लीजिए 5802 अगर फेयर फ्यूचर प्राइसेस है, स्पॉट प्राइस 500 है, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैरिंग कॉस्ट 250 है, e⁻r
0.15 माइनस सी, सी मीन्स कन्वीनियंशियल, टाइम पीरियड 1 ईयर है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, सी की वैल्यू निकालनी है। तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सी, और हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप, 5802 डिवाइडेड बाई 5000 ई टू डी पावर 0.15 माइनस सी, और ई टू डी पावर 0.15 माइनस सी इक्वल टू 5802 डिवाइडेड बाई 5000। तो इसको कितना लिख सकते हो, 5000 प्लस 250 भी है, तो 5802 प्लस 5250 हम करेंगे तो 1.1051 आ गया, 1.1051। अब आपको एक लॉजिक आपको सोचना पड़ेगा, सुनिएगा एकदम अच्छे से लॉजिक सोचिए। अब वह लॉजिक क्या है, इस पॉइंट को आप लोग समझिए बहुत अच्छे से। ई टू डी पावर 0.01 होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है 1.01005। ई टू डी पावर 0.02 होता है, इसकी वैल्यू कितना होता है 1.0202। ई टू डी पावर 0.03 होता है तो 1.03045। ई टू दी पावर 0.025 होता है 1.0253। ई टू दी पावर 0.06 होता है तो 1.0618। अब सुनिए लॉजिक में क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर यहाँ पे 0.01 है, 0.01 है तो यहाँ पे भी 0.01 है, यहाँ पे 0.02 है तो यहाँ पे भी 0.02 है, यहाँ 0.03 है तो यहाँ पे भी 0.03 है, 0.25 है तो 0.25 है, 0.06 है तो 0.6 है। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे इस मैथमेटिकल इंडक्शन के बेसिस पे अगर यहाँ पे 1.10 है, 1.10 है तो क्या लिख सकते हैं, ई टू डी पावर 0.10 नहीं लिख सकते हैं, इसके बेसिस पे लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है, एकदम लिखा जा सकता है। और बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। तो और हमने क्या लिखा है यहाँ पे 0.15 माइनस सी इक्वल टू 0.10 और c इक्वल टू 0.15 माइनस 0.10 दैट इक्वल टू 0.05 और कन्वीनियंस यील्ड इक्वल टू कन्वीनियंस यील्ड इक्वल टू हम 0.05 लिखेंगे दैट इक्वल टू 5% हमारे पास कन्वीनियंस यील्ड हो जाएगा। दिस द 5% इज द कन्वीनियंस यील्ड। हाँ जी क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा, 5% इज द कन्वीनियंस यील्ड, समझ आ गया। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम? दिस अ कन्वीनियंस यील्ड, कोई डाउट है बेटा? तो आज की क्लास हम इतना ही रहने देते हैं, बहुत अच्छी कंसेप्ट आज स्टडी की हम लोगों ने। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्लास में। ओके थैंक यू क्लास। इस क्लास को रिवाइज करना बेटा, आप लोग कॉपी कर रहे हैं, कॉपी करते हुए चल रहे हैं ना आप लोग। क्वेश्चन मेरी ऐप पे है, ऐप से डाउनलोड करना बेटा, और क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूं उसको सॉल्व भी करना है आप लोग। सॉल्यूशन तो आप लोग कॉपी करते ही होंगे। चलिए कल मिलते हैं बेटा फिर। ओके थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में